नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लोहियास कॉम्पिटिटिव कॉर्नर पे। मैं हूं सनी लोहिया और आप हैं मेरे साथ 12th की मैथ्स के विविध प्रश्नावली की चर्चा के लिए। और जैसा कि आप सभी देख चुके हैं, पिछले वीडियो में हम 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। अब आज हम चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन से शुरू करते हैं और इस एक्सरसाइज के अंत तक चलते हैं। तो चलिए सीखते हैं हम। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, आप इस पे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू। तो चलते हैं अब 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम आज की एक्सरसाइज। 8th क्वेश्चन है आपका a इक्वल टू, ये अवयव दिया हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू o। o क्या होता है आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखी पिछले वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो o होता है जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो o की वैल्यू लिख लेते हैं। o है जीरो मैट्रिक्स, मतलब 0,0,0,0,0,0,0, ठीक है। यह है आपका ओ मैट्रिक्स, जिसे कहते हैं जीरो मैट्रिक्स, उसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे हमें ए स्क्वायर भी चाहिए। ए स्क्वायर की भी वैल्यू देख लेते हैं। ए स्क्वायर क्या होता है? ए इंटू ए, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3, 1, -1 और 2। तो ए को हम दो बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3, 1, -1 और 2, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इस पंक्ति को इस स्तंभ से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 9 माइनस 1, ठीक है। इस पंक्ति को इस स्तंभ से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 3 प्लस 2। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? -3 माइनस 2। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? -1 प्लस का 4, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। ये आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस का 5, 5 और +3, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू हमें पता चल गई, ओ की वैल्यू हमें पता चल गई। तो हमने क्या करना है? प्रूफ करते टाइम कभी भी ये ध्यान देना चाहिए कि एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूफ करना है हमें। तो एलएचएस या आरएचएस कोई भी एक पक्ष ले लो और उसे प्रूफ करना स्टार्ट कर दो। तो हम एलएचएस सेलेक्ट कर लेते हैं। एलएचएस, ठीक है। एलएचएस क्या है? ये पद ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। और i की वैल्यू क्या है हमारे पास? i भी तो यूज हो रहा है यहाँ पे। i की वैल्यू होती है 2 गुणा 2 कोटि का अवयव, तो यहाँ पे 2 गुणा 2 कोटि का ही आई मैट्रिक्स भी आएगा, ठीक है। यह है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसे कहते हैं इकाई अवयव, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ पे। इक्वल ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली, क्या है? 8, 5 माइनस का 5 और 3, ठीक है, माइनस 5 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 3, 1 -1 और 2, ठीक है ना, प्लस 7i। 7 इंटू आई की वैल्यू हमने अभी अभी पता की, क्या है? 1001। अंदर इसको अभी ऐसा ही रहने दो। आगे हमारे पास 8, 5 -5 3, अब ब्रैकेट क्लोज, -5 से अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 15। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 10, ब्रैकेट क्लोज, 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 7, 0, 0, 7, ठीक है। अब इन सभी को ऐड कर लो। ऐड करके आ जाए 8 -15 माइनस का 7 -7 प्लस 7 0। तो आ गया हमारा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 0। अब अगला 5 -5, 0 प्लस 0 0, ठीक है। अब -5, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। +5 0 हो गया। अब 0 प्लस 0, ये भी 0, ठीक है। अब 3 -10 कितना हो जाएगा? माइनस का 7, अब -7 प्लस 7, ये भी 0। आ गया हमारे पास 0 0 0 0, ठीक है। तो ये पूरा अवयव क्या कहलाता है? जीरो मैट्रिक्स, जिससे हम किसे दिखाते हैं? जीरो मैट्रिक्स को हम दिखाएंगे इसको ओ से, ठीक है ना। यह है जीरो मैट्रिक्स। तो आ गया हमारा ओ। इसकी वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब इसे LHS इक्वल टू RHS कह सकते हैं, ठीक हो गया। LHS इक्वल टू RHS आ गया। आप इसे नोट कर लो, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 9 क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक विक्रेता
ये निर्मित करती है। एक बाजार दूसरे बाजार, ठीक है, दो बाजारों के लिए क्या वस्तुओं का उत्पादन करती है, ठीक हो गया, और वो उनको बेच देती है। तो बेचने के बाद प्रत्येक जो इकाई का, प्रत्येक इकाई मतलब हर एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, ₹2.5, ₹1.5 और ₹1, ठीक है। प्रत्येक बाजार में कुल आय बताइए, ये पूछा हमें क्वेश्चन ने, पहला क्वेश्चन। और इसने वस्तुओं को क्या माना है, एक्स वाई और जेड। प्रत्येक एक्स वस्तु की कीमत कितनी है, ₹2.5, और प्रत्येक वाई वस्तु की ₹1.5 और प्रत्येक जेड वस्तु की ₹1। तो कह रहा है कि बाजार वन में है इतने इतनी वस्तुओं का उत्पादन और बाजार टू में इतनी वस्तुओं का उत्पादन है, ठीक है। एक्स प्रकार की वस्तुएं हैं, वाई प्रकार की वस्तुएं हैं, अरे जेड प्रकार की वस्तुएं, एक्स वाई जेड के इसने हमें रेट दिए हैं कि ये इनका बाजार में विक्रय मूल्य प्रत्येक बाजार में, ठीक हो गया। लेकिन साथ साथ उसने क्या कहा है, इनकी आय निकालिए, कुल आय मतलब इस बाजार में भी इसकी आय और इस बाजार में इन वस्तुओं की आय, ठीक है। अब वस्तु की आय तो पूछा, लेकिन इसने क्या बोला है, आव्यूह विधि द्वारा कुल आय निकाले। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने पे चलते हैं। पहला है सोल्यूशन, इसने क्या कहा है, प्रत्येक बाजार में ये वस्तु है और ये इनके मूल्य है, मतलब जितने में बेचे गए हैं। अगर मान लो कि 5 पेने हैं मेरे पास और प्रत्येक पेन को मैं ₹10 में बेच रहा हूँ, तो वो कितने रुपए की होगी, आप कैसे निकालोगे, 50 की होगी, सीधे सीधे पता चल गया। लेकिन हमें निकाला कैसे, पेने कितने रुपए की थी, हर एक पेन ₹10 की है, और कितनी पेने हैं, 5, तो बेची कितने में जाएंगी, ₹50 में। उसी प्रकार से हम यहाँ भी निकालेंगे कि जब एक्स वस्तु की कीमत कितनी है, ₹2.5, तो 10,000 वस्तु की कीमत कितनी होगी, 2.5 गुणा 10,000 कर लेंगे हम, ठीक है। तो वैसे ही सभी वस्तुओं के लिए हम मान निकाल लेंगे। अब ये कैसे निकालेंगे, आव्यूह विधि द्वारा हमें सॉल्व करके बताना है। आव्यूह विधि द्वारा करेंगे कैसे, सबसे पहले आप ये देख लो, प्रत्येक बाजार में हम लिख लेते हैं सबसे पहले प्रत्येक बाजार की कुल आय, प्रत्येक बाजार की कुल आय, ठीक है, की कुल आय कैसे ज्ञात करेंगे, हमें ज्ञात करना है आव्यूह विधि द्वारा। तो आव्यूह विधि द्वारा सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रत्येक बाजार में वस्तुएं, पहली प्रकार की है 10,000 वस्तुएं, वाई प्रकार की है 2,000 वस्तुएं, और जेड प्रकार की 18,000 वस्तुएं, ठीक है। और दूसरे बाजार में एक्स प्रकार की कितनी वस्तुएं, 6,000, फिर वाई प्रकार की 20,000 और जेड प्रकार की 8,000। अब हमें आव्यूह विधि द्वारा सॉल्व तो करना है, लेकिन हमें तो सिर्फ वस्तुएं पता चली है ना, तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट 2.5, 1.5 और 1। अब हमने इनको एक स्तंभ के रूप में ही क्यों लिखा, क्योंकि गुणा कब होता है दो अवयव, जब पहले के स्तंभ दूसरे की पंक्तियों के बराबर हो। यहाँ स्तंभ कितने हैं, 1, 2 और 3, 3 स्तंभ है ना, तो दूसरे अवयव में कितनी पंक्तियां होनी चाहिए, 1, 2, 3, ठीक है। अगर मैं इनको स्तंभों में लिख देता तो क्या हो जाता, 3 स्तंभ, लेकिन पंक्ति सिर्फ एक बनती, लेकिन हमें यहाँ भी 3 पंक्ति चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो मैंने इसको पंक्तियों के रूप में लिख दिया, मतलब कि एक ही स्तंभ में 3 पंक्तियां, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा, 10,000 इंटू 2.5 कितना होगा, 25,000, 3 प्लस 2,000 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 18,000 इंटू 1 प्लस 18,000। अब वैसे ही 6,000 को 2.5 पे मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, आएगा हमारा 15,000, तो 3, और हम 20,000 को 1.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30,000, ठीक है। 8,000 को 1 पे मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 8,000, ठीक हो गया। आगे सॉल्व करते हैं, प्रत्येक बाजार में कुल आय निकाल रहे हैं हम, आ जाएगा, ऐड कर लो इनको, 25,000 प्लस 3,000 28,000, 28 प्लस 18 46,000, 46,000, और ये क्या हो जाएगा, 15,000 प्लस 30,000 45, 45 प्लस 8 53,000, 53,000। तो हमारी ये क्या आ गई, बाजार, पहले बाजार में, प्रथम बाजार
की आय 46,000 और द्वितीय बाजार की आय कितनी हो जाएगी? 53,000। ठीक है ना? आया समझ में? क्योंकि हमने बाजार के रूप में तो लिखा है, पहले बाजार में है, ये दूसरे बाजार में है, तो यहाँ पर भी जो आय निकलेगी पहले बाजार की आएगी, दूसरे बाजार की आ गई। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है हमसे? इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है जो प्रत्येक वस्तु की लागत कितनी है? 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे है। तो कुल लाभ बताइए। ये भी आव्यूह विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, आव्यूह विधि से कैसे सॉल्व करेंगे? तो कुल लाभ कैसे निकलेगा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो कुल लाभ निकाल लेते हैं हम। कुल लाभ किसमें निकालना है हमें? प्रत्येक बाजार का निकालना है। लाभ कैसे निकालेंगे? ये तो लागत दी हुई है ना हमें, तो जितना भी हमारा पैसा लगा हुआ है, अगर हम बोलेंगे कि हमारे पास कोई 10 पेन है और हर एक पेन कितने की है? 3 रुपए की है, और पेन को बनाने में हमारा 1 रुपया खर्च होगा। ठीक है, और पेन की कीमत हमने 3 रुपए रखी है और हम बेच रहे हैं उसे, तो 30 रुपए आ जा रहे हैं हमारे पास। ठीक है, लेकिन हमारे जो लागत लगी हुई है उसमें वो लगी 1 रुपया, और 1 रुपए के हिसाब से हम गुणा करेंगे 10 पेनों का, तो हमारे टोटल लागत क्या हो जाएगी? 10 रुपए। ठीक है, तो अगर हम इसमें से देखें हमें मुनाफा कितना हुआ, फायदा कितना हुआ है, जिसे कहते हैं हम लाभ, तो क्या करेंगे? जितना भी हमारा विक्रय मूल्य है, विक्रय में से हम क्या करेंगे? लागत को माइनस कर देंगे, जितना हमारा बेचने में पैसा निकला है और जितना भी हमारी उसमें लागत लगी है, तो लागत को माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगा? उसका लाभ। तो निकाल लेते हैं मान। सबसे पहले क्या करेंगे हम? लाभ निकालने के लिए पहले लागत भी तो आए प्रत्येक बाजार की, तो प्रत्येक बाजार की लागत निकालने के लिए यही है हमारे पास चार्ट पड़ा हुआ, और ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं, लागत निकाल लेते हैं प्रत्येक बाजार की लागत। देख लेते हैं भाई लागत कितनी आई है। हमारे पास वस्तु है पहली 10,000, दूसरी प्रकार की हमारे पास 2,000, तीसरी प्रकार की हमारे पास 18,000। ठीक है, और यहाँ दूसरे बाजार में यह है 6,000 वस्तुएं, यह है हमारे पास 20,000 वस्तुएं, और ये है हमारे पास 8,000 वस्तुएं। ठीक, इनटू हमारे सबके रेट मल्टीप्लाई होंगे। तो पहले पे कितनी लागत लग रही थी? पहले बाजार में पहली वस्तु के प्रकार पे 2 रुपए, और दूसरी वस्तु की लागत कितनी है? 1 रुपए, और तीसरी वस्तु की लागत है 50 पैसे। अब सभी हमें रेट रुपए में दिए हैं, तो हम इसे पैसे में नहीं लिखेंगे, इसे भी हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे। रुपए में कन्वर्ट करेंगे मतलब 0.5 रुपए। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम कितना आता है हमारे पास मान। 10,000 इंटू 2 20,000, प्लस 2,000 इंटू 1 2,000, और 18,000 इंटू 0.5 9,000, और 6,000 इंटू 2 12,000 हो गया, और 20,000 इंटू 1 20,000, और 8,000 इंटू 0.5 4,000। ठीक है, इन सबको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा हमारे पास? 20,000 प्लस 2,000 22, 22 और 9 31। 31,000 तो हमारा पहले बाजार की लागत आ गई। दूसरे बाजार में 12,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000 कितना हो जाएगा? क्योंकि 32 4 36,000, ये आ गया। अब निकालना हमें कुल लाभ। लाभ बराबर क्या होगा? कुल लाभ आव्यूह विधि में ही निकालना है। तो हम क्या करेंगे? कितनी हमारी आई है भाई आय? टोटल आय कितनी है? कुल आय माइनस कुल लागत। जब हम आय में से जितना हमने कमाया है, कमाए में से जितना हमने उस पर लगाया है वो माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? मुनाफा आ जाएगा, जिसे क्या कहते हैं? लाभ। तो आय हमारे पास कितनी है? 46,000 और 53,000 दोनों बाजारों में, माइनस लागत कितनी लगी है? पहले बाजार पे 31,000, दूसरे बाजार पे 36,000। ठीक है, 40,000 माइनस 31 हो गया हमारा 15,000।
और 53 माइनस 36 हो गया हमारा 17,000। तो हमारा कुल लाभ कितना हो गया? ये आया पहले बाजार पे लाभ और ये दूसरे बाजार पे लाभ। ठीक है, तो हमारा आंसर आ चुका है। अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? 11वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आव्यूह x ज्ञात कीजिए, और हमें इसने क्वेश्चन दिया है x इंटू 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इक्वल टू 7 8 9 2 4 6, 7 माइनस 8 माइनस 9 2 4 6। तो हमें 11 क्वेश्चन दिया है x इंटू इतना इक्वल टू इतना। हमसे कह रहा है यहाँ पर x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई x कोई आव्यूह तो है, लेकिन वो कितने कोटि का आव्यूह है। सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए, दो आव्यूह कब मल्टीप्लाई होते हैं? जब पहले में स्तंभ और दूसरे में पंक्तियां बराबर हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब पहले आव्यूह पे स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तभी दो आव्यूह मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमें क्या पता चल गया? इसमें कितनी पंक्तियां गिनो? एक, दो पंक्तियां। तो यहाँ का कितने होंगे, कितने स्तंभ होंगे? यहाँ पर भी दो स्तंभ होंगे। तो यहाँ पर हमें पता चल गया दो स्तंभ। अब भाई पंक्तियां कितनी है? अब सभी आव्यूहों में देखो पंक्तियां कितनी चल रही है, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, तो पक्का इसमें भी कितनी होगी पंक्तियां? दो ही होगी। तो हम इसको मान सकते हैं, माना x इक्वल टू, इसमें कोई चार एलिमेंट मान लेते हैं। ये तो हमने दो स्तंभ बना दिए, लेकिन पंक्तियां भी तो दो कह रहा है, तो दो पंक्तियां ये मान लेते हैं, दो पंक्तियां और दो स्तंभ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम इसे यहाँ मान रख देते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो समीकरण एक से, समीकरण वन से, समीकरण वन से क्या आ जाएगा मान? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो x का मान रख के, a b c d इंटू 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। ठीक हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? a इंटू 1 a प्लस 4 b। ठीक, अब इसका इस पे 2a प्लस 5b, इसका इस पे मल्टीप्लाई कर दो, 3a प्लस 6b। अब सी डी का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, c प्लस 4d, सी डी का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2c प्लस 5d, सी डी का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3c प्लस 6d। ठीक है, ये एक आव्यूह गुणा कर कर मिल गया हमें। ठीक है, अब इक्वल टू कितना है? -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है, हमने ये पढ़ा है अभी तक कि कभी भी जब दो अवयव इक्वल होते हैं तो उनके संगत अवयव भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। संगत अवयव का क्या मतलब है कि इसका अगर पहला एलिमेंट है तो इसका भी पहला ही एलिमेंट होगा, इसका दूसरा है तो इसका भी दूसरा, इसका तीसरा एलिमेंट है तो वो तीसरे के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ से समीकरण निकल जाती है, a प्लस 4b इक्वल टू -7। इसलिए a प्लस 4b इक्वल टू -7। इसको इक्वेशन फर्स्ट हम यहाँ मान चुके हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। ठीक, अच्छा ऐसा करते हैं, दो a और b के फॉर्म की इक्वेशन लिख लेते हैं और दो c और d के फॉर्म की इक्वेशन लिख, उसमें सॉल्व करने में आसानी होगी हमें। यहाँ से आ जाएगी एक इक्वेशन 3a प्लस 6b इक्वल टू माइनस का 9। ये इक्वेशन थर्ड आ गई हमारे पास। अच्छा, इसको इक्वेशन थर्ड नहीं मानते हैं अभी, ऐसा करते हैं यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? a प्लस 2b इक्वल टू माइनस का 9, 3 से 9 3 टाइम कैंसिल हो गया, a प्लस 2b इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का 3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अच्छा ऐसा करते हैं, यहीं पे इन समीकरणों को सॉल्व भी कर देते हैं, यहाँ से a और b की वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद
अगली सी और सी डी की वैल्यू उसके बाद निकालेंगे। ए बी की निकाल लेते हैं। समीकरण 2 माइनस 3 से देखता हूँ मैं होता क्या है। समीकरण 2 माइनस 3 से, ये मैंने क्यों किया, आपने क्लास 10th में विलोपन विधि पढ़ी है, वहां पर ये सबसे आसान तरीका है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का। a प्लस 4b और a प्लस 2b है, ठीक है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस कर दूं, इस समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड इस समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड को माइनस कर देता है, a प्लस 2b इक्वल टू जहाँ -7 और -3 है, -3 है तो ये +3 हो जाएगा। और अगर ये ब्रैकेट खुलता है तो ये इसके इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे, a प्लस 4b माइनस a माइनस 2b इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4, यहाँ पे a से a कैंसिल, 4 से 2 माइनस होकर क्या आ जाएगा 2b इक्वल टू -4, 2 से 4 कितने बार डिवाइड हो जाएगा 2 बार, तो b इक्वल टू आ गया माइनस का 2। b की वैल्यू निकल गई। अब निकालते हैं हम a की वैल्यू, किसी भी इक्वेशन में मान रख दो। तो समीकरण 3 से लिख दो, समीकरण 3 से क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा a प्लस 4b, b की वैल्यू क्या है -2 इक्वल टू माइनस का 7, a इक्वल टू क्या आ जाएगा -7, यहाँ पे -8 आएगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 8, यहाँ आ गई a की वैल्यू 1। ठीक है ना, इतना आ गया आपको। अब चलते हैं c और d सॉल्व करने पे, आप इतना नोट कर लो। अब यहाँ से देखो c प्लस 4d किसके इक्वल होगा 2 के, c प्लस 4d इक्वल टू 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब 3c प्लस 6d, 3c प्लस 6d इक्वल टू 6 आ जाएगा। यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो c प्लस 2d हो जाएगा इक्वल टू 6, ये कितने बार डिवाइड हो जाएगा 2 बार, c प्लस 2d इक्वल टू 2। अगर यहाँ से मैं इसको इक्वेशन 5 मान के ले चलूँ तो विलोपन विधि लगा के क्या होता है, कोई एक एलिमेंट हमें सेम करना होता है, इसलिए मैंने यहाँ 3 कॉमन लिया। एक एलिमेंट सेम हो गया, एक एलिमेंट सेम हो गया तो पहले से दूसरे को माइनस कर देते हैं, तो इस समीकरण से इसको माइनस कर देते हैं। समीकरण 4 माइनस 5 से क्या आ जाएगा मान, c से c कैंसिल हो जाएगा, 4d से 2d माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 2d, ठीक है। और 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0। और यहाँ से हम अगर c की वैल्यू निकालना चाहें तो किसी भी एक इक्वेशन में d का मान रख दो, तो किसी भी एक इक्वेशन में हम d का मान रख देंगे तो लिख देते हैं समीकरण 4 या 5 किसी से भी लिख लो 4 से, ठीक है। तो आ जाएगा c प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 2, c ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो c इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो जो भी हमारे पास फाइनल आंसर है, क्या है हमारे पास फाइनल आंसर, हमने x निकालना था ना, x क्या है ए बी सी डी, ए की वैल्यू a यहाँ पे था, b यहाँ पे था, c यहाँ पे, d यहाँ पे, तो लिख लो भाई a क्या है 1 और b की वैल्यू क्या है -2, c क्या है हमारे पास 2 और d क्या है हमारे पास 0। हमारे पास x का मान निकल गया, x क्या है 2 गुणा 2 कोटि का अवयव है, उसका मान ये है। ठीक है, आंसर खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसे नोट कर लो। 12th क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि कोई अवयव है हमारे पास a और b जिनकी कोटियां क्या है समान है, समान कोटि के अवयव है हमारे पास, a और b समान कोटि के दो अवयव हैं। अब उनमें ये कह रहा है कि गणितीय आगमन सिद्धांत प्रयोग कीजिए और साथ ही साथ ये दर्शाइए कि ये सभी पदों के लिए, मतलब n बिलोंग्स टू n के लिए सभी सत्य हैं। ठीक है, सभी सत्य है का क्या मतलब है, LHS इक्वल टू RHS है। और वैसे ही सेकंड पार्ट है इसका इसी क्वेश्चन का, उसमें भी ये कहा है कि ए पी की होल पावर n इक्वल टू ए एन इंटू बी की पावर n। ठीक है, यहाँ पर भी यही क्वेश्चन सेम रिपीट है। और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पहला, दूसरा और तीसरा
क्वेश्चन बता चुका हूँ जो इस एक्सरसाइज में सेम इसी टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आप इसे खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि इस एक्सरसाइज के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन थे उसी टाइप का ये भी है। अच्छा, इस एक्सरसाइज में 13, 14, 15 तीनों क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल है। 13 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, हमें एक आर्ग्यू दिया हुआ है a इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे हमसे कहा गया है कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई है, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई है तो कौन सा ऑप्शन सत्य है या सही होगा, ठीक है। अब हमें चुनना है कि कौन सा हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि बिल्कुल सत्य है। हमें ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा, माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0, ठीक है। इन सभी में से हमने कोई एक ऑप्शन चूज करना है। इसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे सबसे पहले हमें मतलब क्या निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख के, आई की वैल्यू यहाँ रख के हमें समीकरण खुद बनानी पड़ेगी, तब पता चले कौन सा सत्य है कौन सा असत्य, मतलब कौन सा सही कौन सा गलत है। चूंकि ए स्क्वायर इक्वल टू आई है, ठीक है, इसलिए ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू ए ही होगा, तो इसकी भी वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इक्वल टू आई की वैल्यू आपको पता ही है, 2 गुणा 2 कोटि में 0 1। अब आपको गुणा करना तो आता ही है, तो गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस बीटा अल्फा, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा, अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, बीटा गामा माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू आई, आई की वैल्यू क्या है 1001। अच्छा, हमें एक समीकरण मिल गई है, लेकिन हमें एक चीज़ और दिख रहा है यहाँ पे, ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है, तो हमारे पास जो नया नया अवयव आता है वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये ज़ीरो हो जाना है, ये ज़ीरो हो जाना है, ये क्या हो जाएगा, बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1001। अब हमने पढ़ा है कि कभी भी दो अवयव बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होते हैं। ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1, ठीक है। अगर मैं इन पदों को वहां भेज दूं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 0 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, ठीक है। और इसको मैं सही रूप में लिखूं तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। एक ही इक्वेशन आ रही है हमारे पास। दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनती है, बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, सेम ही आ रही है, दूसरे में भी यही पद है, यहाँ भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, यहाँ भी क्या है, बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ऑप्शन सी वाली, ठीक है, जो कि हमें प्राप्त हो चुकी है। तो आपका आंसर सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं हम 14 क्वेश्चन पे, आप इसे नोट कर लो। हमें 14 क्वेश्चन में कहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है 14 भी। 14 क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई अवयव सममित है तथा विषम सममित है, मतलब वो सममित भी है और विषम सममित भी है, तो यदि मान लेते हैं यदि अवयव ए सममित है, तो तब की सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ए डैश क्या आ जाएगा हमारा, ए ही होगा, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। और यदि हमारे पास क्या है, अवयव ए विषम सममित है, ए विषम सममित है, सममित है, तब की सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ए डैश क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा,
इसकी इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं हम। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की तुलना करें तो हम, अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से इनकी तुलना कर दी हमने, ठीक है। ए बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का ए। अगर मैं माइनस के ए को यहाँ लाऊं तो ए प्लस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2a इक्वल टू 0, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0, 2 वहाँ डिवाइड में चला जाएगा। अब ए की वैल्यू 0 का क्या मतलब है, हमारे पास जो अवयव ए आ रहा है वो किस प्रकार का अवयव, 0 किसका मान होता है, 0 मैट्रिक्स का मान होता है। तो अतः अवयव अतः अवयव क्या है, शून्य अवयव है, अवयव है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इजी है। 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 15 क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए एक वर्ग अवयव है जहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू ए है। ए क्या है, वर्ग अवयव। वर्ग अवयव का क्या मतलब होता है, जिसकी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो, ठीक है। बाकी कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। हमें क्वेश्चन में कहा है ए स्क्वायर इक्वल टू ए भी है, ये इसके इक्वल है। और हमें बताना है आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a किसके बराबर होगा, ठीक है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आई और ए क्या होता है। ए तो हमें कोई दिया गया अवयव है, ठीक है। और आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई अवयव, जिसकी वैल्यू आपको पता है 1 होती है। हम सॉल्यूशन पे आते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू इसने ये दी है हमें, हम इसको ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस पे क्या है, क्यूब लगा हुआ है, तो क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a इक्वल टू, इसका क्यूब खोल दो, क्या आ जाएगा, आई का क्यूब प्लस ए का क्यूब प्लस 3ai इंटू कितना होगा, ए प्लस आई या आई प्लस ए, कुछ भी कर लो, ठीक है, -7a, ये भी तो है, इक्वल टू आई क्यूब का क्या मतलब है, आई अगर कितने भी बार आप गुणा कर लो ना तो उसका मान आई ही रहना है। ये तो आई आ गया। अब हम ए क्यूब को कैसे दर्शा सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए के फॉर्म में, ए स्क्वायर इंटू ए के फॉर्म में दर्शा देते हैं, इन प्लस 3ai। जब भी आई से ए मल्टीप्लाई होता है ना तो वो फिर से क्या बन जाता है, ए आई मल्टीप्लाई होता है जब, तो वो ए ही बन जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना आप हमेशा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। ये अंदर क्या है हमारे पास, आई प्लस ए, ठीक है, -7a इक्वल टू आई प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी हमने देखी, क्या दी है इसने, ए इंटू ए प्लस 3a इंटू आई, 3ai हो गया फिर से, और प्लस 3a इंटू ए, 3a स्क्वायर -7a, ठीक है। आई प्लस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 3ai, मैंने क्या बताया आपको, ए आई हमेशा ए हो जाता है, तो ये क्या हो गया 3a प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या दी, ए, तो इसको भी 3a लिख देते हैं हम, -7a, ठीक है। आई प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू अभी दी है हमें, तो ये हो गया ए प्लस 3a प्लस 3a -7a, ठीक है। अब a प्लस 3a को ऐड कर दो, 7a हो गया, यहाँ पे माइनस का 7a है तो क्या हो जाना है, 0 हो जाना। आई प्लस 7a -7a, इसको इसने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास बचा आई, जो किसकी वैल्यू आई है, आई प्लस ए का होल क्यूब -7a की वैल्यू। हमारा आंसर निकल चुका है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।
और आपको किसी भी क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज या इस चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप मुझे डीएम करें या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में फिर से मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।